दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ अपनी जर्नी का डाउनफॉल शेयर किया था, तो अब आगे की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक थी और मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो लेकिन यार सिर्फ अकेले मैथ्स के दम पे तो IIT में सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अब मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन उस टाइम का ये था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब मेरे पास यार दो ऑप्शंस थे जो कि नॉर्मली सबके पास होते हैं +2 करने के बाद। या तो मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लूँ या फिर 1 साल ड्रॉप करके मैं IIT को एक और मौका दूँ। और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ मेरा ही नहीं, इनफैक्ट जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मेडिकल स्ट्रीम वालों के लिए भी होता है जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो उसके बारे में बोलूँगा नहीं मैं। लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं जो IIT को एक ट्राई देना चाहते हैं, या फिर जिनके मन में थोड़ा बहुत भी रहता है कि हमें IIT के लिए ट्राई करना चाहिए, उनके मन में एक कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है। और ये कन्फ्यूज़न होता क्यों है? क्योंकि यार उनको एक ये डर रहता है अंदर कि अगर मेरा सिलेक्शन 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी नहीं होता है तो कहीं मेरे 1 साल ख़राब ना हो जाए। तो यार इस चीज़ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। अब देखो, हर बच्चे को ना कहीं हर बच्चे को पता होता है कि वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। आपके हर बच्चे के अंदर से ना एक वो आवाज़ आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो यार अगर आपके अंदर से वो छोटी सी भी आवाज़ या एक आपको थोड़ी सी भी होप दिखे ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको IIT को एक ट्राई तो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अगर वो 1 साल मेहनत करने से अगर आपका IIT का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, तो वो जो 1 साल आपने दी वो आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट साल बन जाती है, या फिर कह सकते हैं सबसे मेमोरेबल साल बन जाती है। और आप इतने अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, आपकी लाइफ कह सकते हैं सेट हो जाएगी। और अगर हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन IIT में नहीं होता उस 1 साल में भी ना, तो भी मैं कहूँगा कि वो 1 साल ना आपकी लाइफ का सबसे अहम साल बन जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट साल बन जाएगा। वो भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि यार अगर उस टाइम पे आप अपने स्टडीज़ को लेकर सीरियस थे, आप अपने स्टडीज़ को लेकर डिसिप्लिन थे, तो आपको उस 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खास करके कंसिस्टेंसी सीखने को मिलेगी। तो यार जनरली ना बच्चों में ड्रॉप को लेके एक और थोड़ी चिंता रहती है कि हमने ड्रॉप किया तो 1 साल तो ख़राब हो गई, लेकिन साथ में कहीं हम अपने साथ वालों से ना 1 साल पीछे ना रह जाएं, या फिर हमारे रिलेटिव्स जो हैं या फिर हमारे पड़ोसी हैं वो क्या कहेंगे अगर हमारा 1 साल के बाद भी IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार टू बी ऑनेस्ट मैं इस फेज़ से गुजर चुका हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर उस 1 साल के ड्रॉप के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आगे फ्यूचर में कि आपने ड्रॉप लिया भी था या नहीं लिया था। क्योंकि लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं, रास्ता कोई नहीं देखता कि आप किस रास्ते से थ्रू आए हैं। आप लोगों को सक्सेस से मतलब होता है। और बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी नहीं होता है, उसके बाद भी अगर आप यार किसी डिसेंट कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को याद तक नहीं रहेगा कि आपने ड्रॉप लिया भी था। मेरी कहानी पे आते हैं। तो जब मेरा बोर्ड्स और IIT का रिज़ल्ट आया, तो उस टाइम जैसी मेरी हालत थी, उस हालत को देख के मुझे लगा कि यार चलो नॉर्मल ग्रेजुएशन ही की जाए। क्योंकि यार उस टाइम मुझे लगता नहीं था कि, मतलब लगता था बट एक वो था कि मैं सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज था ना, और श्योर भी नहीं था कि यार कहीं कि मैं IIT क्लियर कर भी पाऊँगा। लेकिन फिर पापा ने बोला कि तू IIT का ट्राई देना एंड बी मोर डिसिप्लिन्ड अबाउट योर वीक सब्जेक्ट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर केमिस्ट्री। तो देखो यार, आपकी जो खास करके स्टूडेंट लाइफ की जो जर्नी होती है ना, उसमें आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपको मोटिवेट भी वही करते हैं, आपको इनकरेज भी वही करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स ये करते हैं ना, तो आपको उन पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए। अगर जैसे मेरे पापा ने बोला था कि तू एक ट्राई और दे दे, था मेरे मन में भी ट्राई करने का, पर मैं थोड़ा हालात को देखकर पीछे हट रहा था। जब पापा ने बोला कि एक ट्राई और कर ले, तो मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं कहीं ना कहीं कर सकता हूँ। तो मैंने IIT को एक ट्राई देने का सोचा। लेकिन यार फिर से मुझे वही डर था कि यार कहीं मेरा साल सही में ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो तो मैं कहीं सही में तो पीछे नहीं रह जाऊँगा। जैसे नॉर्मल बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है, नॉर्मल बच्चे को एक डर होता है ना, मुझे भी वही डर था। लेकिन उसके बावजूद मैंने रिस्क लिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अब मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोटा जाऊँगा और वहाँ जाके अपनी प्रिपरेशन शुरू करूँगा।
अब कोटा जाने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो पहले से कोटा में थे, उन्होंने बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जब मेरा जाने का टाइम हुआ तब तक मैंने सोचा, जब मेरा टाइम आया, जब मेरा मन किया जाने का, तब तक बहुत लेट हो चुका था। यार मैंने अगस्त में जाके प्लान बनाया था कि मैं हाँ कोटा जाऊँगा, मैं थोड़ा प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए, एक ट्राई देना चाहिए। अगस्त में जाके मैंने प्लान बनाया, तो चूँकि मैं बहुत लेट हो चुका था तो मुझे ये भी डर था कि यार कहीं मेरे को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगस्त तक मोस्टली सब बैचेस फुल हो चुके होते हैं। लेकिन थैंकफुली मुझे एडमिशन मिल गया था, और जिस बैच में मुझे एडमिशन मिला था ना, वो बैच लास्ट बैच था उस सीज़न का। उसके बाद कोई बैच था ही नहीं। तो शायद मेरे एडमिशन के बाद कोई 2-4 बंदे आए होंगे ना, उनके बाद, उनके एडमिशन के बाद उन्होंने एडमिशन भी बंद कर दिए थे। तो इस तरह से मेरी कोटा की जर्नी शुरू हुई। मैंने वहाँ जाके मैं थोड़ा सेटल हुआ। अब क्योंकि यार इतनी दूर घर से पहली बार गया था, बस +2 में 1 महीने ही मैं हॉस्टल में रुका था। उसी में मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं, वो भी घर से कोटा, अब ये वहाँ से तो 1 महीने में वापस आ नहीं सकता। बर्डन था, जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पढ़ने की, तो प्रॉब्लम्स फेस की, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर मारते हैं, 7-8 महीने हैं मेरे पास, उनमें थोड़ा ढंग से पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने की बारी आई तो मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि मुझे अपना केमिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है ना यार, वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर तरीका नहीं बदला तो केमिस्ट्री मुझे फिर से वैसे ही धोखा दे सकती है। तो सबसे पहले जाते ही मैंने क्या किया, हर रेगुलर बच्चे की तरह पूरा जोश में था मैं। तो मैंने जाते ही टाइम टेबल बनाया, जो कि यूजुअली सबका फेल होता है, और मेरा भी फेल हो गया। तो यार उस जगह से मेरे को समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि यार मुझे पढ़ना कैसे चाहिए ना। तो यार पूरी प्रिपरेशन के दौरान ना मेजरली 2 ही चीज़ें होती हैं, जैसा कि मुझे लगता है। पहली चीज़ होती है आपका माइंडसेट कैसा है, और दूसरी चीज़ आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। मतलब एक तो आपका माइंडसेट और दूसरी कंसिस्टेंसी। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल नैरो है कि हाँ मुझे इसी चीज़ पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आईटी पे फोकस करना है ना, और आप उसी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट हैं पूरी प्रिपरेशन के दौरान, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता। अब यार जैसा कि मैंने टाइम टेबल बनाया था और वो फेल हो गया था, जो कि यूजुअली सबका होता है, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे पढ़ना किस टाइम टेबल के हिसाब से चाहिए। या टाइम टेबल वर्ड का नाम सुनते ही ना बच्चों में एक बहुत अजीब सी गंदी सी इमेज बन जाती है कि हाँ टाइम टेबल का मतलब है कि हाँ चलो 7 बजे उठेंगे, और फिर 7 बजे के बाद 7:30 तक फ्रेश होंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे 8 बजे तक, फिर 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा बच्चों को लगता है टाइम टेबल ये होता है। लेकिन यार टाइम टेबल ये बिल्कुल नहीं होता है, ये एक वहम है। आप इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक फॉलो कर नहीं सकते। आपको टाइम टेबल में क्या करना चाहिए, आपको जो आपके पढ़ने का टाइम है, जो आपके स्टडी टाइम है, उस पर कभी भी टाइम लिमिट नहीं लगानी चाहिए। आपको टाइम लिमिट लगानी चाहिए जो आपके एक्स्ट्रा काम, जैसे सोने पे। आपको बस ये डिसाइड करना है कि मुझे दिन में 7 घंटे ही सोना है। तो अब वो 7 घंटे कहीं भी हो, कहीं भी इन द सेंस ये नहीं कि दोपहर में सो गए पूरी रात जाके, नहीं। हो सकता है वो 7 घंटे 8 बजे से लेके 8 से शुरू हो सकता है वो 7 घंटे 9 बजे शुरू होते हैं, वो 7 घंटे 11 बजे शुरू होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो उस चीज़ पर टाइम लिमिट लगा दीजिए। दूसरा, आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो कभी ये नहीं करना कि दिन में 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 4 घंटे मैथ पढ़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये डिसाइड कीजिए कि मुझे आज मैथ्स का लिमिट चैप्टर्स के 100 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। टाइम उसमें चाहिए 1 घंटा लगे या 5 घंटे लगे, ऐसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए। आप टॉपिक्स फिक्स कीजिए पर डे के हिसाब से, या फिर आपका जो भी मतलब गोल होता है आप गोल फिक्स कीजिए। टाइम फिक्स मत कीजिए पढ़ने का, आप गोल फिक्स कीजिए। हाँ मुझे अगर फिजिक्स का ये टॉपिक कवर करना है तो करना ही है। तो यार मैं रेगुलर इसी तरीके से पढ़ने लगा। अब मैं एक टॉपिक्स फिक्स करके पढ़ने लगा। तो अब मैंने केमिस्ट्री को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ने का ट्राई किया। इसी तरीके से एक टॉपिक फिक्स करने का ट्राई किया। हाँ केमिस्ट्री मेरे को आज के दिन में ये टॉपिक पढ़ना है भाई, और ये मुझे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मेरा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। उसका रीज़न मेरे को बहुत बाद में समझ में आया, जब लगभग 1-1.5 महीना बीत गया। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि केमिस्ट्री को मैं एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट डाल पढ़ता था, कि बस किताबें लेके बैठ गया और खोल के पढ़ रहा हूँ कि हाँ ऐसे आदरक रख के याद कर रहा हूँ कि हाँ रिएक्शन ये, जो कि ना एक बहुत ही गलत तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, चाहे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हो चाहे या प्रैक्टिकल हो। अब मैथ्स और फिजिक्स को तो मैं कॉपी लेके पढ़ने बैठ जाता था, मैं सोल्व करता था उसको। इनफैक्ट जब मैं रिवीजन करता था तब भी मैथ्स और फिजिक्स को मैं सोल्व करता था नोट्स पढ़ते टाइम भी। लेकिन मैं केमिस्ट्री को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ता था, जिससे मेरी परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में बहुत डाउन रहती थी। तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा बदलने की सोचा। मैं भी केमिस्ट्री को भी ना मैं फिजिक्स और मैथ्स की तरह पढ़ने लग गया था। तो ऐसा था कि जब मुझे कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़नी होती थी ना, तो मैं उसको लिख के पढ़ता था। एक बार नहीं 2-3 बार लिखता था उनको, तब
जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि हाँ मुझे ये समझ में आ गई है, फिर मुझे ये याद हो गई कह सकते हैं। तो यार जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक एक्सपेक्टेशन सेट रखनी चाहिए अपने माइंड में कि हाँ थोड़ा बहुत हमें रट्टा मारना ही पड़ेगा केमिस्ट्री में। ये मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने अपने माइंड में सेट रखी हुई थी, तो मेरी यही स्ट्रेटेजी काम कर गई। मैंने इसी तरीके से केमिस्ट्री को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम भी 3-4 बार पढ़ा। पूरी केमिस्ट्री को लिख के 3-4 बार पढ़ा। फिर इस तरीके से मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इतनी बार पढ़ ली थी कि वो मुझे ऑन द टिप्स हो गई थी। पूरा रिएक्शंस वगैरह सब कुछ मुझे याद हो गए थे ना। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री तो आप सबको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री हम फिजिक्स या मैथ्स की तरह पढ़ सकते हैं। वो तो थोड़ा हमारा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। और मुझे फिजिक्स और मैथ्स पे तो कॉन्फिडेंस था ही अब खुद पे ना, फिजिक्स और मैथ्स को लेके कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। और केमिस्ट्री में मेरा वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस बनने लगा था इतनी बार पढ़ने के ना, कि हाँ मैं आराम से अच्छा स्कोर तो ले आऊँगा केमिस्ट्री में, इस लेवल का कि मुझे एक अच्छी IIT में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे अच्छी IIT में सीट मिल जाए। तो यार उस टाइम पे जो कोटा में अगस्त से लेके एग्ज़ाम तक जो मैंने स्ट्रगल किया था ना, जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, तो उसी स्ट्रगल की वजह से ना टुडे आई एम कॉल्ड एन IITian। तो यार हमको उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं आती स्ट्रगल के टाइम, लेकिन जब हम स्ट्रगल पूरा करने के बाद रिजल्ट आता है और हम अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं ना, तो वहाँ जाके हमें फील होती है ये चीज़ कि हाँ यार जो भी हमने स्ट्रगल किया दैट वाज वर्थ इट। तो अगर यार आप भी IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि इतनी मेहनत के बाद जो IIT के रूप में आपको फल मिलता है ना यार, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। ठीक है, तो आप कभी ये ना सोचें कि यार IIT ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है या फिर ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको भी मेरी जर्नी उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी जितने की मुझे अपनी कॉलेज लाइफ लगी थी। और अगर आपको मेरी जर्नी सुनकर थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको कभी भी किसी भी सजेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू। तो चलिए आज की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।